23 मार्च और इसके विषय में भाई असद जी ने बहुत अच्छी बात उस समय समझ में की है। मैं इसमें कुछ और बातें जोड़ देना चाहता हूँ। मित्रों, अभी पास की कविता की जो बात है वहीं से मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। पास ने भगत सिंह को लेकर के जो कविता लिखी और उसका जो अंतिम टुकड़ा है, अक्सर लोग ये कहा करते हैं कि जितनी आवश्यकता भगत सिंह के विचारों की उस जमाने में थी उससे कहीं ज्यादा आज है। आज है क्यों है? पास की इस कविता को पढ़ने के बाद लगता है कि निश्चित तौर पे उनका इशारा भी इसी तरह है। वो ये कहते हैं कि भगत सिंह को जब फांसी की सजा हो गई तो उनके कमरे से लेनिन की एक किताब मिली जिसका बीच का एक पन्ना दबा हुआ। पास कहते हैं कि जहां पन्ना किताब में दबा हुआ है, जहां उन्होंने पढ़ करके खत्म की बात और तुरंत उनको फांसी की सजा हुई, क्योंकि वो किताब पढ़ लेते, लेकिन एक दिन पहले उनको फांसी दे दी गई। जो समय नियत था उसके एक दिन पहले उनको फांसी दी गई थी, वरना वो किताब को पूरी तौर पर लेनी की पढ़ लेते। तो जहां पुस्तक में वो पन्ना दबा हुआ है, पास कहते हैं कि हमको वहीं से अपनी यात्रा शुरू करनी है और वहीं से आगे बढ़ना। ये बात पास जैसा कवि कह रहा है कि हम किस तरह से उनके विचारों को आगे बढ़ाएं। मित्रों, एक बात मेरे जानते और जहां तक मैं पढ़ा हूं, हो सकता है मैं अल्प पढ़ा हूं, लेकिन जहां तक भी मैंने पढ़ा है, मुझे 2-3 ऐसे महापुरुष मिले जिनकी मृत्यु बहुत पहले, बहुत जल्दी हो गई, इन महापुरुषों की मृत्यु। लेकिन उनमें फर्क है, भगत सिंह और उनमें फर्क दिखाई दिया मुझे कि हर आदमी जैसा चाहता है कि उसका जीवन एक उद्देश्यपूर्ण बने। हर आदमी चाहता है, हर महापुरुष चाहता है। और निश्चित तौर पर हम महापुरुषों के जीवन को देखते हैं तो उनका जीवन काफी उद्देश्यपूर्ण रहा है और उसका हम उस पर चलना चाहते हैं। लेकिन केवल एकमात्र ऐसे महापुरुष भगत सिंह हुए हैं जिन्होंने अपनी मृत्यु को भी उद्देश्यपूर्ण बना दिया। जीवन को बनाया ही बनाया, लेकिन अपनी मृत्यु को भी बना दिया। एक उदाहरण देना चाहता हूं, कैसे बनाए। मृत्यु से कुछ देर पहले एक सज्जन उनसे बातचीत करने आए और उन्होंने ये पूछा उनसे कि आप मुझे ये बताएं, आपकी उम्र ज्यादा नहीं हुई है, मात्र 23-24 साल की उम्र है, और इसमें आपको आपकी मृत्यु की तिथि निश्चित कर दी गई है, क्या आपको अफसोस हो रहा है? भगत सिंह ने उत्तर दिया कि मुझे अफसोस इसलिए नहीं हो रहा है कि मैंने अपने हिस्से का काम संपन्न कर दिया। हिस्से का काम जितना मैंने सोचा था और मुझे मेरी पार्टी की तरफ से जो काम सौंपा था वो मैंने कर लिया। मुझे इसमें अफसोस की क्या बात है। जब ये नारा लगाया गया था इनकलाब जिंदाबाद का, उसके पहले एक नारा चला करता था पूरे देश में, वंदे मातरम। और विद्वान कहते हैं, उस जमाने के लोग कहते हैं कि इस इनकलाब जिंदाबाद ने उसका विस्थापन कर दिया। वंदे मातरम जो नारा था उसका विस्थापन कर दिया और उसके बदले खुद को स्थापित कर लिया। केवल उस जमाने में केवल 2 ऐसी संस्थाएं थी जो सांप्रदायिक संस्थाएं थी, चाहे वो हिंदू महासभा हो चाहे RSS, इन दोनों संस्थाओं ने इस नारे को छुआ नहीं, बल्कि इसके अलावा जितनी भी संस्थाएं थी सब ने उसको छुआ और खुद प्रेरणा ग्रहण किए और आंदोलन को अपना। उसे रायपुर की जनता ने कत्ल कर दिया।
और एक आदमी उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ। मैं कब आ रहा हूं, क्रोध के मारे, गुस्से के मारे मैं अखबार उठा करके देखता था रोज कि कोई माई का लाल तो पैदा हो जाए जो लिखे एक शब्द उसके लिए, लेकिन मेरे अलावा और किसी ने नहीं लिखा। मैं आपको बता रहा हूं, और पिछली किताब जो निकाली थी उसको देख भी मैंने छपवाया। भगत सिंह ऐसे नहीं मरते। भगत सिंह रोज रोज मारे जाते हैं। भगत सिंह फेसबुक में मारे जाते हैं। भगत सिंह व्हाट्सएप पे मारे जाते हैं। भगत सिंह घर पर मारे जाते हैं, घर के दरवाजे पर मारे जाते हैं, रोज मारे जाते हैं। हम यहां बैठ करके इंतजार कर रहे हैं। और जब मैं ये पुस्तिका आपके पास पहुंची है, इसका अनुवाद कर रहा था, इसकी भूमिका लिखने के लिए मैंने कहा कि मैं, कोई बोलता है 23 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ गए, कोई बोलता है 24 साल की उम्र में फांसी पे चढ़े। मैंने कहा मैं सही से ही निकालूंगा। तो मैंने जो है फांसी की तिथि और जन्म तिथि उसको लिख करके वो घटाया। पहली बार मेरे को गणित दोबारा याद करना पड़ा कि जब आप बरस, महीने और दिन को घटाते हो तो आपको बरस लेफ्ट पे लेना पड़ता है, उसके बाद महीने और फिर दिन। 23 बरस 5 महीने और 26 दिन की उम्र में वो आदमी फांसी पर, बहुत कम उम्र होती है। 23 वर्ष की उम्र में मां को छोड़ करके, आज के बच्चे नहीं, कभी के भी बच्चे मां को छोड़ करके बाहर कमाने के लिए नहीं निकलते और मां भेजती नहीं। भगत सिंह का साहित्य मैं बता रहा हूं आपको, ईमानदारी से बहुत कम नौजवानों ने पढ़ा है। कम से कम मैं ये एक बात का दावा कर सकता हूं, मैं 1950 में पैदा हुआ कि 1950 के बाद पैदा हुए लोगों में से 10% लोगों ने भगत सिंह को 1% पढ़ा होगा, और शायद पाठ्य पुस्तक में उनका कोई पाठ रहा होगा तो वो पाठ गिरावट पढ़ा होगा, उससे ज्यादा भगत सिंह को नहीं पढ़ा। भगत सिंह एक बहुत बड़े फिलासफर थे, इसमें कोई शक नहीं। उनको क्रांतिकारी कहना उन्हीं तौहीन करना, क्रांतिकारी तो वो थे, लेकिन वो बहुत बड़े फिलासफर थे। उन्होंने समाज की ऐसी कोई सी चीज नहीं छोड़ी जिसके ऊपर उन्होंने लिखा ना हो। वो अपने समय की राजनीतिक परिस्थितियों के बहुत बड़े जानकार थे, बहुत बड़े जानकार। उनसे बड़ा जानकार मेरे को नहीं लगता कि उस समय की कांग्रेस के अंदर भी कोई रहा होगा या कोई अन्य दल में कोई रहा होगा, जितने बड़े जानकार वो स्वयं थे। उन्होंने किस चीज पर नहीं लिखा? अराजकता के ऊपर उन्होंने लिखा है, वसुधैव कुटुंबकम के ऊपर उन्होंने लिखा है, उनका आपका घोषणा पत्र उठा करके आप उनको पढ़ लो। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस पर लिखा है, और उनके लिखने की कला और तारीफ देखिए कि जब उनको यह बताना था कि सुभाष चंद्र बोस जो है, जैसा यहां बताया गया कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो पुरातनपंथी हैं, तो उन्होंने सीधे सीधे नहीं कहा, उनकी अक्ल ने किया कि कितने सुंदर तरीके से उन्होंने पहले एक दूसरे आदमी का रेफरेंस लिया, साधु वासवानी नाम का, कि वो कांग्रेस के नेताओं के बराबर तो नहीं है, लेकिन आजकल उसकी बहुत भक्ति होती है और उसने कोई मंच बनाया है, भारत मंच ऐसा करके कोई मंच बनाया हुआ है, और उसके थ्रू जो है युवाओं को आकर्षित कर रहा है। लेकिन वो जो है हिंदुस्तान को पुराने जमाने की ओर ले जाना चाहता है। पहले उसको पूरा नरेट किया, उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं जो है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की बात करूंगा। मतलब लिखने का ये कौशल बहुत देर के बाद आता है, लोग लिखना शुरू कर देते हैं, वर्षों बीत जाते हैं, उसके बाद लिखने का ये कौशल तब जो है किसी के पास पहुंचता है। और उन्होंने लिखा क्या है, आप ध्यान से पढ़ो, मैं तो बोल रहा हूं सबको पढ़ना चाहिए। उन्होंने कभी कुछ लिखा नहीं, उन्होंने ललकारा है, अपने समय के समाज को ललकारा, अपने समय के युवाओं को उन्होंने ललकारा है। और अगर मैं इससे एक सीढ़ी, मुझे नीचे जाने में कोई आपत्ति नहीं, इसलिए ये जो विषय दिया है बहुत सुंदर है, भगत सिंह और हमारा समय, और हमारे समय में, तब जिस समय में अभी हम हैं, नीचे जाने में कोई दिक्कत नहीं। आप भाषाई तौर पर, आप सांस्कृतिक तौर पर, आप जो है नैतिक आचरण के तौर पर, आप जितना नीचे गिरना चाहते हो उतना नीचे गिरने का स्वर्ण युग है ये।
और सबके लिए। पहली बात यह है कि हमारे देश के कर्णहारों ने ये स्वर्ण युग जो है वो सिर्फ खुद के लिए लेके नहीं आए। यानी आप देखो, यहां पर पूंजीवादी व्यवस्था नहीं, यहां खुले तौर पर समाजवादी व्यवस्था है। इस देश का राष्ट्रपति भी गिर रहा है, इस देश का प्रधानमंत्री भी गिर रहा है, इस देश के साधु सन्यासी जितने भी हैं वो सब गिर रहे हैं। इस देश का पूरा धर्म का ठेकेदार जितने हैं वो सब नीचे गिर रहे हैं। इस देश के सारे राजनीतिक जो है वो नीचे गिर रहे हैं, और साथ साथ वो जनता के स्टैंडर्ड को भी उतने ही नीचे गिराते दे रहा है। इससे ज्यादा बेहतरीन नीचे गिरने का दौर कभी नहीं आएगा। मैं आपको लिख करके दे सकता हूं, ये स्वर्ण युग है नीचे गिरने का, हर तरीके से जो हम चल रहे हैं। तो अगर मैं एक कदम नीचे गिर जाता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने ललकारा नहीं, दुत्कारा। उन्होंने उस समय के युवाओं को, उस समय के पढ़े लिखे लोगों को, उस समय के राजनेताओं को, उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उस समय के आंदोलन, आजादी के आंदोलन में शामिल लोगों को दुत्कारा है। जो मैं कहना चाहता हूं, पूरा आप साहित्य उनका उठा करके पढ़ करके देखिए। अब आप देखिए भगत सिंह के समय, जब हम भगत सिंह के साथ हमारे समय की तुलना कर रहे हैं, तो भगत सिंह के समय में जाना जरूरी है। भगत सिंह के समय में सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के हम शासन में। और भगत सिंह क्या किए? उन्होंने कभी भी हिंदुस्तान की आजादी की तो बात ही नहीं करी। आप उठा करके देखो, जब भी उन्होंने बात की तो हमें आजादी इसलिए चाहिए कि हमें अपने स्वतंत्र देश के अंदर एक नई समाज व्यवस्था बनाना है। ये उनका ध्येय था। आजादी केवल उनकी ध्येय कभी नहीं रही। उन्होंने कभी अकेली आजादी की मांग नहीं करी। उन्होंने लाला जी से पूछा, लाला लाजपत राय से ये बात जो है उन्होंने स्पष्ट रूप से पूछी कि लाला जी, आप इस राष्ट्र की स्वतंत्रता की बात, आप क्रांति की बात करते हैं अंग्रेजों से आजादी प्राप्त करने में, तो अगर वो आजादी मिल गई तो आप बताओ, आप इस देश की सत्ता सौंपोगे किसके हाथ में? वो उस समय के पूंजीपतियों के नाम लिए, उनके हाथ में सौंपने वाले हो आप हैं? या राजाओं के नाम लिए, क्या वर्धमान का राजा, पटियाला का राजा, इसके हाथ में सौंपने वाले हो आप हैं? आपको मालूम नहीं है क्या कि इस देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं? आपको मालूम नहीं है क्या इस देश में करोड़ों लोग भुखमरी से मर रहे हैं? आपको मालूम नहीं है करोड़ों लोग जो है अशिक्षित हैं? आपको मालूम नहीं है करोड़ों लोगों के पास स्वास्थ्य की समस्याएं हैं? आपको मालूम नहीं है क्या कि किसानों को उनकी उपज का मूल्य नहीं मिलता है? आपको मालूम नहीं है क्या कि मजदूरों को जो है उनकी पूरी मजदूरी नहीं मिलती है उनको? आपको मालूम नहीं है क्या कारखाने खुलने का समय रहता है लेकिन कारखाने बंद होने का समय नहीं होता? और उन्होंने 1000 सवाल कर डाले लाला जी से, 1000 सवाल कर डाले। आज आप बताओ, आज हम कह सकते हैं हमारा देश आजाद? मुझसे तो 1991 के बाद से, बल्कि 1981 के बाद से अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं आजाद देश में रहता हूं तो मैं उसके ऊपर जो है एक सटायर और ये हंसी हंस देता हूं, व्यंग्यात्मक हंसी हंस देता हूं। आज तो आप जो हम और आप मतलब मैं भी शामिल उसमें, हम और आप जिस देश में रहते हैं या जिस दुनिया में रहते हैं, वो दुनिया यूएनओ के वो गोल्डन क्या कहलाता है, वो गोल्डन सिद्धांत, 10 सिद्धांत बनाए के बाद जो 20 किए उसको उन्होंने, उसके तहत गवर्नेंस, जिसमें लिखा हुआ है कि गरीबों के लिए आपको जो है स्वास्थ्य योजनाएं चालू करना चाहिए और किसानों को उनकी उपज का मूल्य वितरण, वो दिया है ना उसको स्वर्ण क्या कहलाती है, सहस्राब्दी लक्ष्य, उसके तहत दुनिया का हर देश जो है गवर्न। आज आपको अपने स्कूल की फीस, अपने देश के स्कूलों की फीस घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए लोकसभा की जरूरत नहीं है। आपको पूछना पड़ता है विश्व व्यापार संगठन से कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। आपको अपने देश के स्कूल में शिक्षक की नियुक्ति करना है, इसके लिए आप नीति नहीं बना सकते। आपको यह विश्व व्यापार संगठन बताता है कि आपको शिक्षा दूत रखना है, शिक्षा कर्मी रखना है, शिक्षा सेवक रखना है, शिक्षक गुलाम रखना है। क्या रखना है ये बताएगा कौन? विश्व व्यापार संगठन। आप अपने देश में निर्धारित नहीं कर सकते, वो मनमोहन हो या मोदी हो। ये जो कहते हैं हम देश को जो है अपनी नीतियों के हिसाब से चला रहे हैं, अरे तुम्हारे बाप में कुवत नहीं है यार, तुम अपनी नीतियों के हिसाब से चला पाओ। तुम्हारे बाप में कुवत नहीं है।
तुम्हारी तो बात छोड़ दो, दामोदर दास को बुला के लेके आना, वो भी नहीं चला पाएगा, वही नहीं चला सकता। इसलिए कि पूरा देश जो है आर्थिक रूप से हम नव उदारवाद के शिकंजे में कस चुके हैं, और वो एक नई तरह की गुलामी है जो हमारे देश के ऊपर लादी जा चुकी है या लग चुकी है, जिससे हम बच नहीं सकते, जिससे हमने बचने के बहुत प्रयत्न किए, जिससे बचने के बहुत प्रयत्न किए। ऐसा नहीं है कि वो प्रयत्न किए नहीं गए, इसी आजाद भारत में किए गए, और लगातार 1970-71 से लेकर के वो प्रयत्न जो है 1981 तक करते रहे, 1981 के बाद से लेकर के 1990 तक करते रहे, लेकिन 1991 में आने के बाद उन प्रयत्नों में हमको हार मिली, और हम जो है नव उदारवाद, नई औद्योगिक नीति, नई आर्थिक नीति के नाम पर विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक और IMF इनके गुलाम बनकर के रहे। हमारी ये वीडियो ला देखे ओकर बड़ा आपला बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो ला लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, और हमारे चैनल CG नरेश ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाऊ, और बेल आइकन ला भी दबाओ।